आज के सत्र में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प कहानी की तह तक जाएंगे। हमारे सामने एक पूरी स्क्रिप्ट है, शायद किसी हॉरर पॉडकास्ट या वीडियो के लिए लिखी गई है, और इसका शीर्षक है शापित हवेली का रहस्य। हाँ, और इस विश्लेषण का हमारा मिशन है, मतलब इस स्क्रिप्ट में जो कहानी बुनी गई है उसके धागों को सुलझाना, समझना कि इसके डरावने तत्व कैसे काम करते हैं, और शायद ये भी जानना कि इस तरह की कहानियों में आखिर ऐसा क्या है जो हमें खींचता है। तो कहानी हमें ले जाती है राजस्थान के एक कस्बे में। वहाँ एक हवेली है, करीब 200 साल पुरानी, और कहानी का जो केंद्र है वो है एक अमीर जमींदार का परिवार जो एक रात, मतलब रातों रात गायब हो गया। बिल्कुल, और इसके बाद से ही उस हवेली पर शापित होने का ठप्पा लग गया। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। कहानी की नींव ही रहस्य पर रखी गई है ना? बिल्कुल। 200 साल पुरानी इमारत, एक गायब परिवार, ये किसी भी डरावनी कहानी के लिए एक परफेक्ट मंच तैयार करता है। ये तुरंत सुनने वाले की जिज्ञासा जगाता है। वो उम्र जो है ना इमारत की, वो अपने आप में इतिहास और अनकहे किस्सों का वजन डाल देती है। अच्छा, और स्क्रिप्ट के मुताबिक ये हवेली कस्बे के मतलब बीचों बीच है। ये बात इसे और भी अजीब बनाती है। ये कहीं दूर वीराने में नहीं, बल्कि सबकी नजरों के सामने है, फिर भी अनदेखी और अलग थलग सी। हाँ, जैसे कोई खुला रहस्य हो। और जमींदार परिवार के गायब होने का तरीका भी देखो, कितना नाटकीय है। स्क्रिप्ट बताती है कि परिवार जमींदार, उनकी पत्नी और बेटी सामान्य जीवन जी रहे थे, जब तक कि एक रात चीखें नहीं सुनाई दी। ओह, और अगली सुबह सब गायब, कोई निशान नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक खाली बंद पड़ी हवेली। यही से फिर तर्क पीछे छूट जाता है और डर और मान्यताएं जगह ले लेती हैं। जब कोई साफ वजह नहीं मिलती तो अक्सर लोग अलौकिक व्याख्याएं गढ़ने लगते हैं। स्क्रिप्ट जोर देती है कि स्थानीय लोग इसे महज खाली घर नहीं, बल्कि शापित जगह मानते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक नाम नहीं है। स्क्रिप्ट में खास तरह की कथित अलौकिक घटनाओं का जिक्र है जो इस शापित होने के दावे को पुख्ता करती हैं। जैसे आधी रात को पायल की आवाज सुनाई देना। पायल की आवाज? हाँ, और ये पायल की आवाज सिर्फ एक डरावनी ध्वनि नहीं है। अगर आप भारतीय लोक कथाओं को देखें तो ये अक्सर या तो किसी दुखद अंत वाली स्त्री आत्मा से या फिर किसी अलौकिक उपस्थिति से जुड़ी होती है। ये सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे हमारे सांस्कृतिक अवचेतन को छूती है, एक बेचैनी जगाती है जो तर्क से परे है। सही कहा। और फिर वो ऊपरी मंजिल पर सफेद साड़ी में दिखने वाली औरत का वर्णन। सफेद रंग आमतौर पर शांति या शोक से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ उसे एकदम उलट दिया गया है। हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट उसे भयानक रूप देती है। लाल अंगारों जैसी आंखें, बिखरे हुए बाल, ये विरोधाभास जो है वो डर को कई गुना बढ़ा देता है। सफेदी में छिपा खौफ ज्यादा असरदार होता है ना? एकदम। लाल आंखें तुरंत खतरे और मतलब अमानवीयता का संकेत देती हैं, और बिखरे बाल वो एक तरह के नियंत्रण खोने या जंगलीपन का प्रतीक है। हाँ, ये स्थापित छवियां हैं जिन्हें डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और फिर उस औरत के कथित शब्द, मुझे यहाँ से मुक्त करो, ये एक दिलचस्प मोड़ है। क्या ये वाकई मदद की गुहार है या किसी को फंसाने का छलावा? ये अस्पष्टता जो है ना, वो मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करती है। कहानी में एक चेतावनी भी है कि जो भी हवेली के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। हाँ, ये कहानी में दांवों को और ऊंचा कर देता है। मतलब ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सारे तत्व, पुरानी इमारत, दुखद अतीत, विशिष्ट डरावने अनुभव जैसे आवाज, दिखना और वो साफ चेतावनी, ये सब मिलकर एक माहौल कैसे तैयार करते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट सुनने वाले या पढ़ने वाले को पहले ही आगाह कर देती है कि भाई ये जगह सुरक्षित नहीं है। इससे आगे आने वाली घटनाओं का इंतजार और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। ये डर का कुशल निर्माण है। और कहानी आगे बढ़ती है जब कुछ युवक इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि कस्बे के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके इस रहस्य की तह तक जाने और हवेली में घुसने का फैसला किया। हाँ, ये हॉरर कहानियों का एक जाना पहचाना मोड़ है। किरदारों का जानबूझकर खतरे की ओर बढ़ना। और उनके घुसने का समय भी गौर करने लायक है। रात के ठीक 12 बजे। ठीक 12 बजे दियों का चरम समय माना जाता है।
चाहे लोक कथाओं में हो या आजकल की फिल्मों में। यह चुनाव महज संयोग नहीं, बल्कि तनाव और अशुभ की आशंका को बढ़ाने की एक तकनीक है। स्क्रिप्ट के अनुसार वे ताला तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी वीरान शापित जगह से उम्मीद की जाती है। मतलब घुप अंधेरा, हर तरफ मकड़ी के जाले, मोटी धूल की परतें। हाँ, ये सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि समय के थम जाने और उपेक्षा का प्रतीक है। और फिर अलौकिक घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले दीवार पर हाथ के लाल निशान दिखना। लाल निशान, खून जैसे। हाँ बिल्कुल, लाल रंग, खासकर खून जैसा, तुरंत खतरे की घंटी बजाता है। ये एक दृश्य चेतावनी है कि यहाँ कुछ हिंसक हुआ था या शायद होने वाला है। इसके तुरंत बाद दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। हाँ, ये कहानी कहने का एक क्लासिक ट्रोप है। ये किरदारों की लाचारी और फंस जाने की भावना को उजागर करता है। अब वापसी का रास्ता बंद। डर सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अब वे कैद में हैं। और फिर किसी के रोने की सिसकियों भरी आवाज। ये ध्वनि भावनात्मक रूप से बहुत असरदार होती है। ये दुख, पीड़ा का संकेत हो सकती है, या शायद किसी फंसी हुई आत्मा की पुकार। ये युवकों के डर को और गहरा कर देती है, क्योंकि ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी हमला है। यहाँ तक घटनाएं धीरे धीरे तनाव बढ़ा रही थी, लेकिन फिर स्क्रिप्ट डर को एकदम चरम पर ले जाती है। बताया गया है कि उसी समय युवकों ने छत से लटकती हुई एक लड़की की आत्मा देखी। ओहो, ये एक बेहद चौंकाने वाला और भयानक दृश्य है। हाँ, और स्क्रिप्ट का विवरण इसे और भी ज्यादा भयानक बनाता है। गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई, आंखें बिना पलक झपकाए घुरती हुई। बाप रे। मुड़ी हुई गर्दन अप्राकृतिक मौत या भीषण हिंसा का शक्तिशाली संकेत है, जबकि लगातार घूरती आंखें सीधा टकराव और शिकार होने का एहसास कराती हैं। यह अब सिर्फ भूतिया उपस्थिति नहीं, बल्कि एक सक्रिय, सीधा खतरा है। जाहिर है, युवक दहशत में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, दरवाजा बंद मिलता है। वे अब पूरी तरह से उस भयावहता के साथ कैद हो चुके हैं। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म। और तभी कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगते हैं। ये हवेली शापित है, कोई यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। ओह, ये तो सीधा ऐलान है। हाँ, अब कोई फुसफुसाहट या संकेत नहीं, बल्कि एक सीधा क्रूर ऐलान। ये अंतिम चेतावनी है और शायद सजा का फरमान भी। कहानी का अंत तो बेहद निराशाजनक और रहस्य में लिपटा हुआ है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ उन युवकों के जूते मिलते हैं। युवक गायब। हाँ, सिर्फ जूते। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए? स्क्रिप्ट इन सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है। अगर हम पूरी कहानी की बनावट पर नजर डालें, तो ये स्क्रिप्ट हॉरर कहानी कहने की कई स्थापित तकनीकों का कुशलता से इस्तेमाल करती है। जैसे कि हमारे पास एक पुरानी रहस्यमयी जगह है, जिसका अतीत दुखद है। विशिष्ट अलौकिक घटनाएं हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं। आवाजें, दृश्य, भौतिक निशान। किरदार चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं, वे फंस जाते हैं और उनका सामना एक भयानक शक्ति से होता है। और सबसे अहम, अंत अस्पष्ट रहता है। हाँ, वो अस्पष्ट अंत ही शायद डर को और बढ़ाता है। बिल्कुल, वो डर और रहस्य को पाठक या श्रोता के जहन में जिंदा रखता है। और उन खास डरावने विवरणों का इस्तेमाल भी बहुत प्रभावी है। लाल आंखें, तिरछी गर्दन, खून से लिखे शब्द। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऐसी मानसिक छवियां हैं जो सिहरन पैदा करती हैं। ये दृश्य कल्पना पर गहरा असर डालते हैं और आसानी से भुलाए नहीं जाते। हाँ, और ये भी महत्वपूर्ण है कि स्क्रिप्ट इन घटनाओं को कैसे प्रस्तुत करती है। ये बार बार लोग कहते हैं, कहा जाता है, गांव वालों का मानना है, जैसे वाक्यांशों का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट सीधे तौर पर इन घटनाओं का सच होने का दावा नहीं कर रही, अच्छा, बल्कि एक प्रचलित स्थानीय किंवदंती या लोक कथा सुना रही है। यह इससे एक तरह की विश्वसनीयता देती है, भले ही कहानी पूरी तरह काल्पनिक हो। यह कहानी को संभव के दायरे में रखती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? जैसा कि आपने कहा, स्क्रिप्ट कई बड़े सवाल बिना जवाब के छोड़ देती है। उस जमींदार परिवार का असल में क्या हुआ था? क्या वे मारे गए या कहीं और चले गए? हाँ, और उन युवकों का क्या हश्र हुआ? क्या वे उसी हवेली में कैद है या मारे गए? स्क्रिप्ट इन रहस्यों को बनाए रखती है, शायद इसीलिए कहानी ज्यादा प्रभावी है। और यहीं हमें याद रखना चाहिए कि हमारा स्रोत स्वयं एक स्क्रिप्ट है, यानी एक
रची हुई कहानी। हाँ, इसे मनोरंजन करने, डर पैदा करने और शायद रोमांचक अनुभव देने के लिए लिखा गया है। यह अस्पष्टता और लोक कथा के तत्वों का जानबूझकर इस्तेमाल करती है ताकि रहस्य और डर को अधिकतम किया जा सके। यह कहानी कहने की कला का हिस्सा है। स्क्रिप्ट का अंत भी बड़ा दिलचस्प है, जहां वो सीधे पाठक या श्रोता से सवाल करती है, आपको क्या लगता है, क्या ये सब सच है या सिर्फ अफवाह? हाँ, ये सवाल कहानी और वास्तविकता के बीच की धुंधली रेखा पर उंगली रखता है। ये श्रोता को सोचने पर मजबूर करता है और कहानी को उनके साथ घर ले जाने देता है। ये हॉरर शैली में एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है, क्योंकि डर तब सबसे ज्यादा असर करता है जब वो हमारे अपने यथार्थ के करीब महसूस होता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि ये स्क्रिप्ट कैसे एक शापित हवेली की कहानी बुनती है। एक पुरानी इमारत, रहस्यमयी गुमशुदगी, अजीब और बढ़ती हुई डरावनी घटनाएं और उन लोगों का भयानक अंत जो सच जानने की कोशिश करते हैं। ये हॉरर के कई जाने पहचाने मसालों का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, यह स्क्रिप्ट इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे जानी पहचानी डरावनी तकनीकों और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक तत्वों का उपयोग करके एक प्रभावी हॉरर नैरेटिव बनाया जा सकता है। जैसे वो फंस जाना, धीरे धीरे बढ़ता खतरा और साथ में पायल की आवाज, सफेद साड़ी वाली आत्मा, ये सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, इसका प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना और सिहरन पैदा करना है, और यह उन तकनीकों का काफी कुशलता से उपयोग करती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे कुछ कहानियां या जगहें हमारी कल्पना पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। हाँ, और स्क्रिप्ट हमें सच और अफवाह के धुंधलके में छोड़ देती है। ये अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है जिस पर विचार किया जा सकता है कि वास्तविक सबूत न होने के बावजूद कुछ स्थान या कहानियां हमारी सामूहिक कल्पना में भूतिया या शापित के रूप में क्यों बस जाती हैं? इन कथाओं का मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या वे हमें अज्ञात का सम्मान करना सिखाती हैं, या हमारे समाज के अनकहे डर को जाहिर करती हैं, या शायद ये सिर्फ रोमांच और रहस्य की हमारी बुनियादी मानवीय इच्छा को पूरा करती हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। शापित हवेली का रहस्य की इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है